दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों कल मैंने आपके साथ HPJBT टेट 2018 का पेपर डिस्कस किया था। सामान्य ज्ञान के सवालों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और मैंने आपको कहा था कि वो पार्ट 1 है। आज उसी का HPJBT टेट 2018 का सामान्य ज्ञान में जो सवाल बचे हुए थे उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये पार्ट 2 है दोस्तों यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज क्वेश्चन नंबर 136 हम डिस्कस करेंगे क्योंकि 135 तक कल मैं डिस्कस कर चुका था सवाल। तो क्वेश्चन 136 है दोस्तों, पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? ऑप्शन ए भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी योग विशिष्ट, ऑप्शन डी ब्रह्मसूत्र। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, महाभारत को पंचम वेद कहते हैं। महाभारत को हम जय संहिता भी कहते हैं दोस्तों, जय संहिता। और ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जय संहिता किस ग्रंथ का नाम है। तो महाभारत का ही नाम जय संहिता है, महाभारत का ही नाम पंचवेद है, पंचम वेद है। महाभारत को ही हम दोस्तों शत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। शत सहस्त्री संहिता हम महाभारत को ही कहते हैं। और महाभारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों। अब आपसे कुछ और सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। आपको यदि सवाल पूछा जाए कि महाभारत की रचना जो है वो किसने की है? महाभारत लिखा है दोस्तों वेद व्यास ने। वेद व्यास ने महाभारत लिखा। वेद व्यास का ही नाम है कृष्ण द्वैपायन। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ऑप्शन में वेद व्यास ना होकर के कृष्ण द्वैपायन भी हो सकता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। और महाभारत जो है ये 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। और महाभारत का युद्ध यदि आपसे पूछा जाए कितने दिन तक चला, तो महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद डिसआर्मामेंट? ऑप्शन ए साल्ट, ऑप्शन बी NPT, ऑप्शन सी CTBT, ऑप्शन डी नाटो NATO। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, नाटो जो है ये डिसआर्मामेंट से संबंधित नहीं है, यानी कि निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। दोस्तों नाटो की फॉर्मेशन 1949 में हुई है। नाटो जो है एस्टैब्लिश हुआ है 1949 में। ये उत्तरी अमेरिकी और यूरोपियन 30 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपियन देशों का एक संगठन है। और आपको नाटो का हेडक्वार्टर यदि पूछा जाए तो नाटो का हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। ये आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो नाटो की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के घर निम्न में से किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी ईंटें, ऑप्शन डी पत्थर। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी के जो मकान है या हड़प्पा संस्कृति के जो मकान है दोस्तों वो पक्की ईंटों के बने होते थे। ये सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। हड़प्पा संस्कृति से और भी कुछ सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र पूछा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र उत्तर में कहाँ तक था या दक्षिण में कहाँ पर तक था, या पूर्व में हड़प्पा संस्कृति की सीमा कहाँ तक थी या पश्चिम में कहाँ पर तक थी। तो उत्तर में हड़प्पा संस्कृति का जो क्षेत्र था या उसकी जो सीमा थी दोस्तों वो जम्मू कश्मीर के मांडा तक थी। और पूर्व में हड़प्पा संस्कृति का जो क्षेत्र है पूर्वी सीमा जो है उसकी वो आलमगीरपुर तक थी दोस्तों। गिरपुर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, कई बार पूछा जा चुका है कि पूर्वी सीमा जो है हड़प्पा संस्कृति की कहाँ तक लगती है। तो पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक लगती है और दक्षिणी सीमा दोस्तों ये महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक लगती है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा है सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा वो बलूचिस्तान के सूत का गेंडौर तक है दोस्तों। इस तरह से ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको कुछ और भी बेहद ज़रूरी सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। आपको यदि सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति के लोग किसकी पूजा करते थे या किस किस की पूजा वो करते थे, तो देखिए दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। मातृदेवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के लोग करते थे। मोहनजोदड़ो से एक
स्त्री की मूर्ति मिली है जिसमें कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये इस बात का सूचक है कि जो धरती माता है वो उर्वरता की देवी है, तो इसीलिए वो मातृदेवी की पूजा करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी के लोग दोस्तों पीपल के पेड़ की भी पूजा करते थे। पीपल के पेड़ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक पवित्र पीपल के पेड़ को ही माना जाता था। और यदि आप सिंधु घाटी के लोग दोस्तों पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ यानी कि शिव भक्त, यानी कि शिव की पूजा जो है सिंधु घाटी के लोग करते थे। और सिंधु घाटी के लोग जो है एक सींग वाले जानवर की पूजा भी करते थे। एक सींग वाला जानवर जो है इसकी पूजा भी सिंधु घाटी के लोग करते थे। ये भी आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी के लोग या हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे दोस्तों, वो जो जिस समाज में रहते थे वो मातृसत्तात्मक होता था, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली जो है वो मदर होती थी। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी के लोग किस तरह की सभ्यता में रहते थे, या सिंधु घाटी या हड़प्पा संस्कृति जो है किस प्रकार की सभ्यता थी। नगरी सभ्यता थी, यानी कि शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, कबीलाई सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी दोस्तों ये नगरीय सभ्यता थी, यानी कि शहरी सभ्यता जो है सिंधु घाटी की सभ्यता थी दोस्तों। और सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो प्रमुख फसलें जो उगाते थे वो गेहूं और जौ, ये प्रमुख फसलें वो उगाते थे। और जो व्यापार करते थे वो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है व्यापार की, यानी कि जो ट्रेड पॉलिसी जो है वो अपनाते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, खैरगढ़ी की रानी का नाम संबंधित था ऑप्शन ए पझौता उपद्रव से, ऑप्शन बी मंडी षड्यंत्र से, ऑप्शन सी चंबा उपद्रव से, ऑप्शन डी झुग्गा आंदोलन से। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। खैरगढ़ी की जो रानी है उनका संबंध था मंडी षड्यंत्र से। मंडी षड्यंत्र से कुछ और भी लोग जुड़े थे दोस्तों, जैसे कि मंडी षड्यंत्र से जुड़े थे भाई हिरदाराम और हरदेव सिंह। हरदेव सिंह मंडी षड्यंत्र से भाई हिरदाराम, हरदेव सिंह और खैरगढ़ी की रानी का नाम संबंधित है दोस्तों। और ये भाई हिरदाराम और हरदेव सिंह जो हैं ये मंडी ज़िला से ही संबंध रखते हैं। ये भी एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछा जाता है। पझौता आंदोलन दोस्तों 1942 में हुआ। 1942 में पझौता आंदोलन हुआ है सिरमौर में। और ये जो झुग्गा आंदोलन है ये 1883 में हुआ। 1883 में झुग्गा आंदोलन बिलासपुर के गेहड़वी गांव में हुआ है। तो ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पेरिचू झील निम्न में से कहाँ पर है? ऑप्शन ए स्पीति, ऑप्शन बी निर्मंड, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी किन्नौर। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, तिब्बत में है पेरिचू झील। किन्नौर में दोस्तों जो झीलें हैं वो है किन्नौर में, एक तो नाको झील है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। और जो दूसरी झील है किन्नौर में उस झील का नाम है सोरंग झील। तो ये भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। विश्व की सबसे प्राचीन धार्मिक पुस्तक जो है वो ऋग्वेद ही है दोस्तों। और विश्व का सबसे प्राचीन धर्म यदि आपसे पूछा जाए तो हिंदू धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है। अब आपसे सवाल यदि पूछा जाए तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ध्यान रखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और जो गायत्री मंत्र है दोस्तों, गायत्री मंत्र पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। और गायत्री मंत्र जो है ये सावित्री देव के लिए गायत्री मंत्र लिखा गया है। सावित्री देव को जो है ये समर्पित किया गया है। और सावित्री जो है हम सूर्य को ही कहते हैं, तो गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। और आपको यदि सवाल पूछा जाए कि सोम जो है, सोम का जिक्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो ध्यान रखिए सोम ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। 9th जो मंडल है ऋग्वेद का उसमें सोम का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों एक पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में ये एक्सप्लेन किया गया है कि वर्णों को उसमें एक्सप्लेन किया गया है।
जैसे उसमें ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, और जो क्षत्रिय हैं वो ब्रह्मा के बाजुओं से निकले हैं, और जो वैश्य हैं वो ब्रह्मा की जंघाओं से निकले हैं, और जो शूद्र है वो ब्रह्मा के पैरों से निकले हैं। अब यदि आपको सवाल पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में सबसे अधिक जिक्र कौन से देवता का किया गया है, तो ऋग्वेद में सबसे अधिक जिक्र दोस्तों इंद्र का किया गया है। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है, यानी कि यानी कि युद्ध का देवता जो है इंद्र को कहते थे। और इंद्र का जिक्र जो है ऋग्वेद में तकरीबन 250 बार किया गया है। और यदि आपको सवाल पूछा जाए कि गंगा नदी का जिक्र ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है, तो गंगा नदी का जिक्र खाली एक बार, यानी कि मात्र एक बार जो है गंगा नदी का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो सामवेद है, सामवेद संगीत जो है, संगीत का जनक जो है, भारतीय संगीत का जनक, वो सामवेद को ही कहते हैं। 7 सुरों की जानकारी हमें सबसे पहले सामवेद में ही मिलती है। इसके अलावा आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद दोस्तों ये कर्म कांडों से संबंधित है। कर्म कांड जो है यजुर्वेद में है, और जो अथर्ववेद में है ये जादू टोनों से। ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अथर्ववेद जो दोस्तों इसमें जादू टोना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन डी पेरिस। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। ये सवाल मैं कई बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आप पुराने वीडियोस, यदि आपने पहली बार हमारा चैनल देखना शुरू किया है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वीडियोस भी एक बार ज़रूर देखें। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी भी है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। लंदन जो दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी जो है ये अमेरिका की राजधानी है, और वाशिंगटन डीसी में दोस्तों विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है, इसका और विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 25 वर्ष जो है संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा होती है। देखें दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा 25 वर्ष है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा जो है वो 30 वर्ष है। तो संसद की यहाँ पे हमें सवाल पूछा गया कि संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा कितनी है, तो संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा हो गई 25 वर्ष। एक बात का ध्यान रखें, संसद का सदस्य बनने के लिए अधिकतम सीमा का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया कि इतनी होनी चाहिए। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि 80-85 वर्ष का व्यक्ति भी सांसद बन सकता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार समाहित हुआ है? ऑप्शन ए अमेरिकन क्रांति से, ऑप्शन बी रशियन क्रांति से, ऑप्शन सी फ्रेंच क्रांति से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, फ्रेंच क्रांति से या फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से जो है, या फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो है हमने ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि अपने संविधान में डाला है दोस्तों। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है दोस्तों, नाथुला दर्रा है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी असम में। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सिक्किम में है दोस्तों नाथुला पास यानी कि नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा सिक्किम की सीमा को तिब्बत से अलग करता है दोस्तों, तिब्बत से जोड़ता है। तो ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। और सिक्किम में ही हिमालय पर्वत की भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है यानी कि कंचनजंगा, वो सिक्किम में ही है। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरकोट का जिला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए सुशर्मा चंद, ऑप्शन बी राजा भीमचंद या फिर भूमाचंद, ऑप्शन सी विधि चंद, ऑप्शन डी अर्जुन। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, सुशर्मा चंद ने। नगरकोट का किला है दोस्तों, नगरकोट का जिला नहीं है। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो ध्यान रखिए, कई बार इस तरह के प्रिंटिंग एरर आपको एग्जाम में देखने में मिल सकते हैं। तो इसीलिए आप क्वेश्चन यदि आपको समझ नहीं आए तो आप एक बार उसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो सुशर्मा चंद ने नगरकोट का किला यानी कि जो कांगड़ा किला है दोस्तों, कांगड़ा किला का निर्माण सुशर्मा चंद ने किया।
कांगड़ा किला को हम भीमकोट भी कहते हैं। तो ये सवाल आपको यूँ भी पूछा जा सकता है कि भीमकोट का निर्माण किया किसने किया? तो भीमकोट का निर्माण सुशर्मा चंद ने ही किया। और कांगड़ा जो रियासत है उसकी कांगड़ा रियासत की जो स्थापना है वो भी सुशर्मा चंद ने की। और सुशर्मा चंद जो है एक कटोच वंश का राजा था, कटोच वंश का राजा। इस सवाल को मैंने HPGK के जो सवाल मैंने डिस्कस किए हैं काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे भी एक बार ज़रूर देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों को खालिस्तान वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, जो राज्यसभा है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा का यदि आपसे कार्यकाल पूछा जाए कि कितने वर्ष जो है राज्यसभा का कार्यकाल है, तो राज्यसभा का कार्यकाल अनंत तक है दोस्तों। राज्यसभा कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी राज्यसभा जो है भंग नहीं होगा। लेकिन लोकसभा जो है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है और राज्यसभा का कार्यकाल अनंत काल के लिए या अनिश्चित काल तक जो है राज्यसभा रहेगी। इसीलिए राज्यसभा को ऊपरी सदन या उच्च सदन कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय कमेटी की रचना वर्ष 1957 में हुई थी। ऑप्शन ए, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने हेतु। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुदृढ़ता करने की नीति निर्धारण हेतु। ऑप्शन सी, पंचायती प्रणाली का अध्ययन करने हेतु। ऑप्शन डी, न्यायिक सुधारों को लाने हेतु। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, पंचायती प्रणाली का अध्ययन करने हेतु जो है बलवंत राय कमेटी की रचना की गई थी। दोस्तों, अक्सर पंचायती राज प्रणाली से एग्जाम में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो कुछ सवालों को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। यदि आपको सवाल पूछा जाए दोस्तों कि पंचायती राज प्रणाली किस संवैधानिक संशोधन से जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ध्यान रखिए, संविधान का 73वां संशोधन जो है ये पंचायती राज से जुड़ा है और संविधान का 74वां संशोधन जो है दोस्तों ये नगर निकाय से जुड़ा है। नगर निकाय से मेरा कहने का मतलब है जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना, इसी से जुड़ा है संविधान का 74वां संशोधन। संविधान में जो 73वां संशोधन किया गया, जो पंचायती राज जो भारतीय संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों, ये पारित किया गया 1992 यानी कि 1992 में। और 74वां संशोधन जो है ये पारित किया गया भारतीय संसद के द्वारा 1993 में। तो ये भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। 1993 है दोस्तों ये, 1993। अब यदि आपसे सवाल पूछा है कि पंचायती राज भारत के संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 9 जो है, भाग 9 पंचायती राज से जुड़ा है और भाग 9 का जो है दोस्तों ये नगर निकाय यानी कि स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है। आपको यदि सवाल पूछा जाए कि पंचायती राज भारत के संविधान की किस अनुसूची में है, तो ये 11वीं अनुसूची में है। और नगर निकाय या फिर स्थानीय स्वशासन ये भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में है दोस्तों। ये सवाल एग्जाम में इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। और यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि पंचायती राज और नगर निकाय जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 जो है, काफ़ी लंबा अनुच्छेद है, इसमें पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की आयु। ऑप्शन ए 58 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 64 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 65 वर्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जजों की सेवानिवृत्त होने की जो आयु है वो 65 वर्ष यानी कि 65 ईयर्स है दोस्तों। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा है कि हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्त या फिर रिटायरमेंट एज कितनी है, तब हमारा जो जवाब होगा वो होगा 62 वर्ष। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन अब आपसे सवाल पूछा है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति दोस्तों जो भारत का चीफ जस्टिस होता है, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, ये सवाल पूछा जाए तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देगा दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है।
अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल डैम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी चंबा। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, बिलासपुर में कोल डैम है। और कोल डैम परियोजना दोस्तों ये 800 मेगावाट की परियोजना है और ये सतलुज नदी पर बनी है। सतलुज नदी पर बनी है कोल डैम परियोजना। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें दोस्तों इसके बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक जो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेबीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो हमारा ज़रूर पहुँचाएं दोस्तों। यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यूँ ही आप हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।